जी डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, कोर्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स पे रियाजुद्दीन मेमोरियल 1 में भी एक लेक्चर हो चुका हुआ है, एक पूरा कोर्स हो चुका हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल नहीं थी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि फोकस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहे। तो कल भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो कुछ मैं कल का रीकैप करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। तो लिहाजा क्लासिकल मैकेनिक्स फ़िज़िक्स में बहुत फंडामेंटल थ्योरी है, जो बहुत सारे हमारे फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं और कंपैरेटिवली स्मॉलर स्पीड के साथ मूव करते हैं, उनकी डायनामिक्स को, उनकी मैकेनिक्स को बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करती है। इस हवाले से एक बड़ी सक्सेसफुल थ्योरी है। तो लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं देती या पार्शली डेविएट कर जाती है। तो लिहाजा हम आज इस स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लिमिटेशंस ले लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। लिमिटेशंस है और फिर कंडीशंस हैं और कौन सी थ्योरी इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है वो थ्योरी है, और फिर कौन से फिनोमिना है जिनको ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाती है वो थ्योरी, और क्लासिकल मैकेनिक्स उन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसमें सबसे पहली जो सिनेरियो है वो है कि अगर v अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट की, हमारे पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, उसके कंपेरेबल हो, उसको अप्रोच करे, तो इस केस में हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिड नहीं रहते, बल्कि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा फिनोमिना बनता है? रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स। अब जितने रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सा है ज़रा बोलेंगे आप? टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में क्लासिकल रिजल्ट्स वैलिड नहीं रहते। अच्छा, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डील कौन सा फ्रेम करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करता है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड होती है या यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और इसको जो थ्योरी डील करती है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि फ्लैट सर्फेसिस को डील करती है, ठीक है। ये कब? 1905 में दी गई थी। तो यहाँ पे जाके हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स जो है वो डेविएट होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज लिमिटेशंस, कंडीशंस, थ्योरी एंड फिनोमिना। तो आगे देखते हैं सेकंड। अब इसमें आप देखें कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में टाइम डायलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेंथ कॉन्टैक्ट कर जाना एक ऐसा फिनोमिना है जिसे हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मास और एनर्जी दोनों बराबर हैं, इसको भी हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जाके हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स
लिमिट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे सेकंड है सेकंड है इसका कलर कोई और चूज़ कर लेते हैं जी, है हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स। हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स, तो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स कहाँ कहाँ होती हैं, कि कौन कौन सा सिनेरियो है हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स का? ब्लैक होल्स हैं, कोर ऑफ द गैलेक्सीज, वाइड ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, ये हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं। तो लिहाजा जहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स आ जाएंगी तो वहाँ भी हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स वो वैलिड नहीं रहते। और इसको जो थ्योरी डील करती है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये आम तौर पे कर्व सरफेसेस को डील करती है। ठीक है, और ये जो इसमें उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि एक्सीलरेटेड होती है, और इसमें फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल होता है। सो दिस इज़ द सेकंड लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे अभी हमने ब्लैक होल का कहा, ठीक है, वाइड ड्वार्फ, वाइड ड्वार्फ, और हाँ कोर ऑफ गैलेक्सीज, कोर ऑफ गैलेक्सीज। अच्छा, अब ये गैलेक्सी में सिर्फ अपने वाली गैलेक्सीज नहीं, सारी गैलेक्सीज शामिल हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ मिल्की वे की बात नहीं कर रहे, मिल्की वे की तमाम गैलेक्सीज इसमें शामिल है जहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं। सो दिस इज़ द सेकंड लिमिटेशन। और फिर तीसरी लिमिटेशन है हमारे पास कि जहाँ पे क्लासिकल रिजल्ट्स वायलेट करना शुरू कर देते हैं वो क्वांटम का रिजीम है। क्वांटम रिजीम में यानी हमारी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लाइंस हैं, ये लेवल्स हैं, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल है, कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है जो डील करता है इसको। और ये कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये है कि जो क्लासिकल रिजल्ट्स और क्वांटम रिजल्ट्स को आपस में इकट्ठा कर देता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है या कि अगर हमारे पास n गोज़ टू इन्फिनिटी है तो ये क्लासिकल रिजल्ट्स देगा, और अगर n जो है उसकी वैल्यू कम है, स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर है n 2 3 4 10, ठीक है, तो उसके केस में ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जो है यहाँ पे वैलिड रहती है, और जो इसको डील करती है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। सो QM इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसमें कौन से फिनोमेना हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्लासिकल? हाँ जी, वो वेव नेचर है इसकी। हाँ जी, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा इसमें वेव के तौर पे हम कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह है। इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, ठीक है, एट्सेट्रा। तो वो हम इस रिज़ल्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे फिनोमेना जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एस्पेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा, अब जगह हमारे पास कम है, इसी पे लिख लेता हूँ।
नहीं, मेरा ख्याल ना वो फिर कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, हम इसी पे कर लेते हैं। चलें ये कर लेते हैं। 4 है, ये है माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शंस। माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शंस एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो इनके इंटरेक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मसलन आप न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं, एटम पे चले जाएं, या एटम से भी अंदर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं, ठीक है, तो उस पर हमारे कौन सी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है, वो QFT है, क्वांटम फील्ड थ्योरी। और क्वांटम फील्ड थ्योरी किसके बराबर है, ये QED क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और QCD इसको डील करती है। QFT इज़ क्वांटम फील्ड थ्योरी, QED इज़ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और QCD क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। ये क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी फर्दर किससे मिलके बनते हैं, क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो QCD जो है क्वार्क्स के इंटरेक्शंस, म्यूचुअल इंटरेक्शंस को डील करती है। और QED जो है हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, हमारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जनरेट होती है। अच्छा, इसमें फंडामेंटल फोर्सेस आ जाती हैं। अच्छा, अब फंडामेंटल फोर्सेस को आप क्लासिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि उनका ओरिजिन, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन तो न्यूक्लियस है, तो वहाँ पे क्लासिकल रिजल्ट्स हमारे वैलिड नहीं रहते या लिमिट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं वैलिड या नॉन वैलिड ना होने की जो बात कर रहा हूँ, वो पार्शली भी अगर डेविएट कर जाते हैं तो वो लिमिट तो हो जाती है ना क्लासिकल रिजल्ट्स। वहाँ ज़रूरी नहीं कि कम्प्लीटली 100% क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स 100% ही वायलेट हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर कुछ वायलेशन भी आ जाती है और डेविएशन भी आ जाती है तो उसी भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस में ही लेते हैं। अच्छा, फंडामेंटल फोर्सेस में हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अच्छा, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ग्रेविटी भी लिख दें इसे, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दें, क्यों? नहीं, फोर्स तो है वो, क्या उसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते? लार्ज ऑब्जेक्ट्स को क्लासिकल तो डील करती है ना, ग्रेविटी इसमें या ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों फोर्सेस, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो क्लासिकल मैकेनिक्स डील कर जाती है। लेकिन वो अगली बात है कि हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ होंगी वहाँ वायलेट कर जाएगी, एक सेपरेट बात है, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी हमने जो बात की है QFT क्वांटम फील्ड थ्योरी और QED और QCD अभी हमने पिछले जो सेकंड रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल था उसमें हमने पार्टिकल फिजिक्स किया था, पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स किया था, गुलाम फरीद साहब ने वो पढ़ाया था। तो जो पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स है वो आपको पता है कि न्यूक्लियर की एक सब ब्रांच है, न्यूक्लियर की भी आगे एक सब ब्रांच आ जाती है। तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल जनरेट होते हैं, उनका लाइफ टाइम इतना कम होता है कि वो उसी बहुत से कम वक्त में जनरेट होते हैं और उनका लाइफ टाइम कम होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें हमने ये QCD डिटेल से पढ़ा हुआ, यानी QCD क्रोमोडायनामिक्स या पार्टिकल फिज़िक्स वो आपकी इसी फील्ड में आती है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि QCD असल में पार्टिकल फिज़िक्स में आ जाती है। पार्टिकल फिज़िक्स का जो कोर्स जो जिन लोगों ने पढ़ा होता है वो समझें QCD पढ़ रहे हैं, तो इसका एक कोर्स हम सेकंड रियाजुद्दीन में कर चुके हुए हैं, ठीक है। और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्सेज हैं, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स की मोशंस की वजह से जनरेट होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी हमारा न्यूटोनियन। हमारे मैंने उस दिन भी बताया था कि हमारे पास 3 मेजर अप्रोचेज़ हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स है,
न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और लैग्रैंजियन मैकेनिक्स है। और तीसरा है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये तीन अप्रोचेस से हम आमतौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम थ्रू न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे होते हैं। जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जाते हैं तो F = ma, ठीक है। और इसी तरह जब हम लैग्रैंजियन मैकेनिक्स में जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो d/dt लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल Q = 0। ये इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आप इतना समझ। और यहाँ पे जो लैग्रैंजियन है, वेयर लैग्रैंजियन इज़ द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। इस तरह हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में भी हम Q डॉट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और P को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Q को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन H, और P को भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ H, और उस केस में हमारा H जो है वो होता है T+V। तो ये एक छोटा सा आपके सामने इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ना हैमिल्टोनियन है ना लैग्रैंजियन है, वो है न्यूटोनियन। तो आज का लेक्चर जो है हमारा तकरीबन न्यूटोनियन पे ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। जी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारा सबसे जो बड़ा मैथमेटिकल रिलेशन है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम इसे Q डॉट Q डबल डॉट या T का फंक्शन कहें, और ये किसके बराबर है, ma के, ऐसे ही है। न्यूटन सेकंड, हाँ मैंने क्या कहा है, ओहो थर्मोडायनामिक्स कहाँ से आ गए, ज़हन कहाँ निकल गए। ओके, वापस आ जाता है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो ये है कि F = ma, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो QF है, ये जो फोर्स है, ये फंक्शन हो सकती है Q का भी, पोजीशन का। Q पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q डॉट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q डबल डॉट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये F जो है ये फंक्शन हो सकता है पोजीशन का और वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का और टाइम का। तो इसको देख लेते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर हम एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, एक इसका कॉलम बना लेते हैं, और डिपेंडेंट फोर्स ये कौन किस पे डिपेंड कर रही है फोर्स, वो, और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एग्जांपल्स हमने जो देखनी है वो अब तक जो मैट्रिक से एफएससी में बीएससी में जो हमने पढ़ लिया हुआ है उसी से इसकी हम एग्जांपल्स देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका बतौर हेडिंग ले लें, और पॉइंट नंबर 1, F is equal to ma and this F is function of A, acceleration। दूसरे अल्फाज में इसको लिखना है तो आप इसका लिख लें, F as function of Q डबल डॉट is equal to m Q डबल डॉट, एक ही बात है। और यहाँ पे Q डबल डॉट टाइम का फंक्शन है, टाइम का डेरिवेटिव है। तो ये एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फोर्स है। इट इज़ एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फोर्स। अच्छा, इसमें हमारी एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं जी, बस एक हम वेट कह सकते हैं, और वेट भी क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो तमाम मोशंस जनरली हम लिख सकते हैं मोशंस अंडर ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है।
इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ए टी को आप अगर ग्रेविटी में है तो आप इसको जी टी लिख लें, और इसी तरह एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, और यहाँ पे और इसी तरह टू जी एस इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। और इसके लिए ज़रूरी है कि जी कांस्टेंट है, ठीक है, जहाँ जी कांस्टेंट है उसके लिए हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ए आ रहा है, इन जनरल ए आ रहा है, तो वो ए भी हम तब लगाते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशंस वैलिड है, ठीक है। और ये जी की वैल्यू भी है जो हम लगा रहे होते हैं अंडर ग्रेविटी मोशन, उसमें भी कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमारी जी की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट, तो तब हम ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ऑल द मोशंस अंडर ग्रेविटी आर एक्सेलरेशन डिपेंडेंट। ओके, सेकंड केस करते हैं इसका। F इज़ इक्वल टू m, इसको लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी, ठीक है। तो अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं F इज़ फंक्शन ऑफ Q डॉट m डी क्यू डॉट ओवर नहीं, इसको सिर्फ क्यू डॉट लिख देना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, इट इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स बोलें। तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस किस पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मैं समझा क्या कह रहे हैं। नहीं, अब हम जो वेलोसिटी है ए को हम डी वी ओवर डी टी लिख सकते हैं, इसमें तो इशू नहीं है। यहाँ मसला आ रहा है, वेलोसिटी बनेगा ना, वेलोसिटी बनेगा ना। आप डेरिवेटिव कहना चाह रहे हैं इसका? नहीं, वो डबल डॉट की फॉर्म में नहीं लिखना ना, हमने डेरिवेटिव कर दें। हाँ, अब ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्शन। नहीं तो ये लाइव वीडियो ऐसी चली जानी थी इसी मिस्टेक के साथ ही, ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स बन गई है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस की एग्जांपल्स जो अब तक हम पढ़ चुके हुए हैं, तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। इस पे हमने एक एफएससी में आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि जिसमें एक पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है विस्कस मीडियम में से, तो वो उसका रिलेशन निकलता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। सो ये जो रिलेशन है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ठीक है। इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं शायद, ओके। अच्छा, इसी तरह एक इसकी एग्जांपल है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका रिलेशन क्या है? F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ भी वेलोसिटी आ रहा है, तो ये भी वेलोसिटी डिपेंडेंट है। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल आ सकती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F इक्वल्स टू m वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, इसके अलावा तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल ऑब्लिक रिटार्डिंग फोर्सेस, ऑब्लिक ड्रैग फोर्सेस, ठीक है, ये सारी जो हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें जो रिलेशन है वो है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस v रेज़ टू द पावर n, ठीक है।
और यहाँ पे n जो है ये वेरी करता है विद स्पीड के साथ। अगर स्पीड लेस है तो इसकी पावर 1 होगी, अगर उससे हायर है तो इसकी पावर v की पावर 2 हो जाएगी, अगर उससे भी हायर स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड के कंपेरेबल है, तो इसकी वेलोसिटी n की पावर जो है 3 आ जाती है। ठीक है, तो ये वेरी करती है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसलिए ये रिटार्डिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, इसलिए n की पावर वेरी करती है। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा ले लें कलर? जी, आगे है, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू m d2r ओवर dt स्क्वायर। तो ये कौन सा, पोजीशन डिपेंडेंट? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स बन गई है, और इसको उस फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं F m d2 ओवर dt स्क्वायर ऑफ q। ठीक है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं हमारी, सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स, हुक्स लॉ की, जो स्प्रिंग में है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, जिसमें F इज इक्वल टू माइनस k ऑफ x। अच्छा, और इसकी एग्जांपल चलें उस पर आते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इसमें, मैं ना सिर्फ उसका मैथमेटिक्स लिख देता हूँ, कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसी तरह एक और रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये कौन सी फोर्स है? कूलम, जो कल भी गुलाम फरीद साहब ने पढ़ाई है, जो ये क्या हुआ? अच्छा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये भी आप ये देखिए पोजीशन डिपेंडेंट है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स आप कह लें इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर R। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि इस पे आगे मैं डिटेल से आगे बात करूंगा, लेकिन अहम बात ये है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंजर्व्ड फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। ये बहुत अहम बात है ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो सारी की सारी पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या फ़ायदा होता है, उससे हम वर्क डन कैसे इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ बल्कि ना इसको मैं कलर और चूज़ करता हूँ इसके लिए, वो नज़र नहीं आता यार। मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये कैसे अहम हैं, इनको फिर हम आगे देखें। अच्छा, इसके अलावा आगे हम मज़ीद देखते हैं जी, आगे चलते हैं इसको। किसमें? स्लोप लॉ में क्या है?
एक मिनट, आप इसकी बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट भी है और एक पार्टिकल के लिए जो ऊपर से गिर रहा है उसके लिए तो आर कांस्टेंट है। एक पार्टिकल जो ऊपर से, उसके लिए तो आर कांस्टेंट है। अच्छा तो लिहाजा वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं, इसी की आगे कंटिन्यूटी है। आगे अगर हम फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिख दें, यानी dp/dt, ये लिखा जा सकता है। इसको हम क्या कहेंगे? मोमेंटम डिपेंडेंट। मोमेंटम डिपेंडेंट फोर्स। अच्छा इसमें हम फोर्स को किस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली? F इक्वल्स टू mvf माइनस mvi/t, ठीक है। और ये क्या बन जाता है? इट्स इम्पल्स। सो इम्पल्स इज़ एन एग्जाम्पल जो कि मोमेंटम डिपेंडेंट फोर्स के तौर पे आप देख सकते हैं। अच्छा 3 पीछे थी, ये 4 हो चुकी हुई हैं और अब 5वीं है। हाँ जी, F ऑफ T इज़ इक्वल टू M ऑफ A। तो टाइम डिपेंडेंट है ये, तो इसको हम टाइम डिपेंडेंट फोर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल इन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है हमारी, ये समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सी ले रहे हैं? टाइम वेरिंग ले रहे हैं। तो F इक्वल्स टू क्यू ई, और ये टाइम डिपेंडेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू ई डॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो देखिए टाइम डिपेंडेंट आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी टाइम डिपेंडेंट है। तो इस तरह टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। और कौन सी हो सकती हैं जी? हमारी डैम्प्ड फोर्सेस, और इसी तरह ये फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। चलें जी, यहाँ तक ये हमारा आर्टिकल जो है न्यूटोनियन के हवाले से मुकम्मल है। तो अब ये देखें कि हमने अभी यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ही देखा है अभी तक। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने इस साइड पे तकरीबन हम न्यूटोनियन के तमाम जितने फार्मूले अब तक हम पढ़ चुके हैं तकरीबन रिव्यू हो गए हैं सारे। अब ये देखें ज़रा, ये क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इधर हम फिनोमेना देख रहे हैं, जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसमें तो हमारी तमाम वो फार्मूले आ गए जो हमने मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी में हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन अप्रोच की पावर की इतनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। अभी हम लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन पे भी आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ तक इस फ्लेवर को आप पहले समझें कि न्यूटोनियन अप्रोच जो है कितने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब होती है। वो तमाम चीज़ें ये तमाम फिनोमेना, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ देखें, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है जी। ये इम्पल्स में आता है। किधर इम्पल्स? ये उसमें टाइम हम कहते हैं कि बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो वो इम्पल्स बनेगा, उसमें मोमेंटम ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होता है। अच्छा जी, आगे है अच्छा स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा हमने थर्मोडायनामिक्स का पीछे मैं कोर्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने 2 चीज़ें समझाई थी, पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, और स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह का फ़र्क यहाँ भी है। आज जो हम अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का फ़र्क यहाँ भी है कि अगर
हमारी फोर्स जो है उसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो बल्कि पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे या कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। तो लिहाजा फील्ड और फोर्स का वर्ड मैं फील्ड भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसी फील्ड या ऐसी फोर्स जिसके लगने के नतीजे में हमारा वर्क डन पोजीशन डिपेंडेंट हो और पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो लिहाजा इसकी अब 3 डेफिनेशन बन जाती हैं। नंबर 1, अ फोर्स या फील्ड in which work done between two positions is independent of path that is only depends on initial and final points। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, ठीक है। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से आपने देखना होता है वर्क डन प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अच्छा, आगे है इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन है हाँ जी, अ फोर्स या फील्ड इन विच total work done in sum of all the work done is 0 in closed path, in which total work done in closed path क्लोज पाथ में वो 0 हो जाए, ठीक है। तो इसकी तो ये भी कंजर्वेटिव होगा। तो दो कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 2 डेफिनेशन हमने देख ली। और तीसरी डेफिनेशन है, यानी इस केस में जो वर्क डन है ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू एफ डॉट डी, क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तीसरी इसकी डेफिनेशन है कि इफ़ तीसरा है इफ कर्ल ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ये तीसरी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इफ कर्ल, ये आमतौर पे ना हमने पढ़ी होती है, इंटर तक BS तक हम पढ़ चुके होते हैं, इसके ऊपर हमारी आमतौर पे डिस्कशन कम होती है। तो एक फोर्स का कर्ल ले लिया जाए, कोई भी फोर्स हमें गिवन है उसको, और फोर्स आमतौर पे हमें जो गिवन होती है वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होती। फोर्स इज अ वेक्टर, तो वो हमें वेक्टोरियल फॉर्म में दी होती है, I कंपोनेंट, J कंपोनेंट, K कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में हमें फोर्स दी हुई है तो उसका हमने चेक करना है कि आया ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो हम क्या तरीका करेंगे, उसका कर्ल ले लेंगे। तो अगर कर्ल 0 आ जाता है तो हम तसल्ली रखते हैं कि जनाब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो उसकी एक फ़ायदा ये होता है कि अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं तो उसमें बड़ी ये चीज़ हेल्प करती है हमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे एक न्यूमेरिकल है जिसमें 3 पाथ दिए हुए, पॉइंट A से पॉइंट B तक वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, और उसमें 3 पाथ दिए हुए, फ़र्ज़ किया
तो अब आप वर्क डन कैलकुलेट करना है, फोर्स दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये चेक करें कि जो गिवन फोर्स है आया वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर है तो काम आसान हो गया। काम आसान कैसे हुआ कि आप तीनों पाथ में से कोई एक पाथ चूज़ कर लें जो आप समझ रहे हैं गिवन डाटा के मुताबिक ईजी पाथ है। ईजी का मतलब जो गिवन डाटा के मुताबिक जहाँ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस पाथ से चले जाएं, दूसरे से चले जाएं, तीसरे से चले जाएं, जिससे भी चले जाएं वर्क डन वही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको आगे हेल्प करता है आया। इसलिए जो फोर्स है वो सबसे पहले चेक करें कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव है तो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये चीज़ बहुत हमें हेल्प करती है। तो इफ कर्ल ऑफ सम फोर्स इज इक्वल टू 0, तो क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स, देन एफ इज कंजर्वेटिव। अच्छा, अब कंजर्वेटिव फील्ड के आगे एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में क्या ख्याल है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है? कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। ग्रेविटेशनल फील्ड, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, इसको अब लिख लें, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिलेशन है Q m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हमने इसका कर्ल लेना है ना, हाँ, ओह सॉरी, गलत हो गया, थैंक्स फॉर करेक्शन। अच्छा, K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसका लेना है कर्ल, अगर हमें लेना पड़ेगा तो फिर मसला होगा, लिहाजा क्योंकि ये वेक्टोरियल फॉर्म है तो लिहाजा इसके साथ यूनिट वेक्टर साथ लास्ट में लगाएं, क्योंकि ये वेक्टोरियल फॉर्म है। और कर्ल लेना है तो हमें वेक्टोरियल फॉर्म ही वहाँ दी जाती है। तो और कौन सी, और कोई एग्जांपल कंजर्वेटिव, वो है हमारा स्प्रिंग मैस सिस्टम का रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, F इक्वल्स टू माइनस KX रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मैं पीछे भी बात की है, कि अब आपके सामने जो लिखी हुई हैं कंजर्वेशन की एग्जांपल्स, ये सारी पोजीशन डिपेंडेंट है। पोजीशन डिपेंडेंट, एक्स पोजीशन डिपेंडेंट, ऐसे ही है। तो इसलिए मैं पीछे आपको कह रहा था कि तमाम की तमाम कंजर्वेटिव फोर्सेस वो पोजीशन डिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ द, शायद कोई रेयर केस ना हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पोजीशन डिपेंडेंट। जी, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाए तो वहाँ पर भी वर्क डन 0 आ जाता है, क्लोज पाथ। तो क्या उसे कहा जा सकता है? हाँ, इसमें ना जो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना, मैग्नेटोस्टैटिक में जो फोर्स है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, वो तो कंजर्वेटिव है। लेकिन मैग्नेटो डायनामिक्स जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, क्योंकि वो जो थर्ड कंडीशन है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं आएगा, लेकिन वो जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है। सही है। चलें इसका देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है, वो उसमें आप वाली बात है जिसमें वो पोजीशन डिपेंडेंट है, उसमें आ रहा है F इक्वल टू Q टू V क्रॉस, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है। F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। चलो, लेकिन इसको इस पे ना देख लेते हैं, इसकी एक न्यूमेरिकल में, नहीं तो फिर कल इसको देख लेंगे। जी, चलिए इसको देखते हैं कि इस पे कोई
न्यूमेरिकल करके देखते हैं, या v क्रॉस b जो है ये तो विक्टोरियल फॉर्म में गिवन है। देख क्यों हमें विक्टोरियल फॉर्म में नहीं, v क्रॉस b, वो जीरो नहीं आना। अच्छा सुने ना, v क्रॉस b जो है वो देखें कि v क्रॉस b विक्टोरियल फॉर्म में ही हमें आंसर मिलेगा। तो जो विक्टोरियल फॉर्म में आंसर मिलेगा ना उसका कर्ल लेके देखें, अगर वो ज़ीरो आता है तो कंजर्वेटिव है, अगर ज़ीरो नहीं आता तो नहीं है। बात समझ लगी है? जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये कि F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए v क्रॉस b जो है ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स से कर लें, ठीक है, डिटर्मिनेंट से v क्रॉस b निकल आएगा, विक्टोरियल फॉर्म में ही आएगा ना, तो उसका फिर लें, जो आंसर आएगा उसका ले फिर कर्ल, अगर कर्ल ज़ीरो आता है तो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज नहीं। जैसे अमूमन जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो रोटेशनल फोर्स होती है, जब भी चार्ज हम्म। पार्टिकल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो उसको सर्कल में ले आती है। उसका कर्ल तो फिर कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो कर्ल हमें रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है ना, तो अगर कर्ल जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि वो रोटेट नहीं करवाएगी। लेकिन जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ मैं इस पे ना लेकिन आपकी ये दलील बड़ी अच्छी है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में रोटेट करवा देती है, तो उसने रोटेशन देनी है, और कर्ल तो हमें देता ही रोटेशन है। फिजिकली कर्ल क्या दे रहा होता है, रोटेशन दे रहा होता है ना, तो वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर कर्ल ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि वो रोटेशन नहीं दे रहा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में तो वो रोटेशन दे रहा है, सर्कल में दे रहा है, तो उससे तो ये लगता है कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, तो अब तक की जो डिस्कशन हुई है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, यहाँ तक जो बात थी, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये पोजीशन डिपेंडेंट है। एक बात यहाँ से क्या समझ आ रही है कि ये तीनों जो एग्जांपल्स हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की दी हुई हैं, सारी पोजीशन डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल्स। नॉन कंजर्वेटिव, हाँ जी, तमाम फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, प्रोपल्सिव फोर्स ऑफ द रॉकेट, ये सारी जो हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो लिहाजा इन फोर्सेस को अगर हमें वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है उसका हम कर लें और वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ये प्रेशर फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया थ्री टेंशन लाइन, उसमें भी क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता। अच्छा वहाँ पे ना जो हमारा वर्क डन है, डेल्टा वी जब लिया, वर्क डन और हीट, ये हमारे पाथ फंक्शंस हैं, ये स्टेट फंक्शंस नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे प्रेशर फोर्सेस ना जरूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है कंजर्वेशन के लिए, यानी कंजर्वेशन के लिए पाथ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इसका जो डिफरेंट है वो थर्मोडायनामिक वर्क है, हाँ, वो थर्मोडायनामिक वर्क डन है, डन बाय और अगेंस्ट। ये मैकेनिकल वर्क है, इन अदर वर्ड्स ये मैकेनिकल वर्क है। अच्छा चलिए, अब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम, बल्कि इन तीनों को, ये कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसको देख लेते हैं, और इसी तरह कि ये क्लोज पाथ में ज़ीरो होता है, इसको देख लेते हैं, और कर्ल ऑफ फोर्स, इसको तीनों को हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, पहले पे इसको प्रॉब्लम में लिख लें, प्रॉब्लम नंबर 1, कि शो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन is independent of path followed। ये पहली डेफिनेशन हमने की थी कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें एक पाथ ले लेते हैं, मसलन पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ तक ये पाथ है, एक और पाथ ले लेते हैं, वो ये पाथ, और एक और ले लेते हैं, ये तीसरा पाथ। तो इससे ए से बी की तरफ जा रहा है, एक ये पाथ है, इसको डी कह लें, इसको सी कह लें, और एक ये पाथ है। सो ये हमारा पाथ 1 है, ये भी,
ए से बी तक जाने के लिए, सो दिस इज़ ए और बी, ए से बी तक जाने के लिए पाथ एक तो ये है, जबकि दूसरा पाथ जो है नहीं, इसकी डायरेक्शन सही नहीं बनी, डायरेक्शन सही नहीं बनाई हमने, ए से जाना है ना, तो ये पाथ बनेगा, ये डायरेक्शन बनेगी। सो दिस इज सेकंड पाथ और ये तीसरा पाथ ये। तो इन तीनों से हम ज़रा देख लेते हैं कि वर्क डन। सो पाथ 1 से देखें ज़रा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, पाथ 1 से जी, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, देन वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, सो दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। हाँ जी, इस तरफ उसका क्या वर्क डन होगा, 0 प्लस, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, एम जी के अगेंस्ट है, तो माइनस एम जी, और ये हम इसको हाइट, इसको h दे दें, दिस इज आवर हाइट h। तो टोटल क्या आ गया, माइनस एम जी एच। अच्छा, पाथ सेकंड ले लें, हाँ जी, पाथ 2 है, हाँ जी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज़ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन सी टू बी, सी बी इज़ इक्वल टू, ये वाला अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस एम जी एच आ जाएगा और प्लस 0, दैट इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एच। तीसरा पाथ, अच्छा यहाँ पे फोर्स जो है वो हम एम जी है, यानी वेट को ही हम एफ इज़ इक्वल टू एम जी ले रहे हैं। तीसरा पाथ है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। तो ये देखें कि तीनों पाथ से वर्क डन आप कैलकुलेट करें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने कंजर्वेटिव फील्ड के लिए की थी। अब इसको सेकंड करते हैं। सेकंड है कि शो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इन क्लोज्ड पाथ इज 0। हाँ जी, उसमें ये है कि आप पैचेस से कर लें, बिल्कुल यही आएगा आंसर, ठीक है। और लेकिन उसमें फोर्स हमारी कांस्टेंट है। प्रॉब्लम इसमें अगला है, वो है शो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इन क्लोज पाथ इज 0, जो सेकंड डेफिनेशन है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन क्लोज पाथ इज 0। तो इस केस में एक पाथ बना लेते हैं। पॉइंट ए से हम चलते हैं पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ, ठीक है। ये पाथ एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इसमें हम वर्क डन अगर कैलकुलेट करें, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी टू बी टू सी टू ए, दोबारा ए पे वापस, तो इसमें क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। तो ये क्या आ जाएगी, हाँ जी, इस एक्सिस पे है, एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक, यदि उसका वेट डाउनवर्ड है ये 0 हो जाएगा, प्लस ये माइनस एम जी एच और फिर 0 और फिर प्लस एम जी एच, नेट क्या आ जाएगा 0। तो क्लोज पाथ में हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ रहा है, सेकंड डेफिनेशन भी हमारी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो। तीसरा है, अब कर्ल पे आते हैं कि शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम लॉ से जो हमने निकाली थी, वो कंजर्वेटिव फोर्स है।
जो तीसरा है show that work done नहीं, हमने इसको वो करना है, show that gravitational force या कौन सी ले लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है या नहीं है वो हमें पता है, वैसे कंजर्वेटिव है, तो लिहाजा इसका क्या करेंगे, हम कर्ल लेंगे। तो कर्ल के लिए इसका सलूशन लेते हैं। अच्छा, फोर्स हम ले लेते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, लेकिन साथ हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। या इसी तरह आप वो दूसरी ले लें फोर्स K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैं दोनों इकट्ठे लेके चल रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर किसी एक को चूज़ कर लेंगे इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर की जगह पे तो हमें पुट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसके साथ क्या आ जाएगी, आर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स को एक ले लें, कैपिटल G m1 m2 ओवर आर क्यूब इंटू आर, और आर को लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। क्योंकि कंजर्वेशन के लिए हमने करना क्या है, कंजर्वेशन चेक करने के लिए हमने डेल लेना है, कर लेना है। ठीक है, ये चेक करना है कि अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो इसका कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो कंजर्वेटिव नहीं है। अच्छा, तो लिहाजा इसको पुट करें उसमें। कर्ल F इक्वल्स टू I J K। हाँ जी, इसमें कैपिटल G m1 m2 इसको आप बाहर ले लें। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसके साथ, अगर लिखना चाहें मसलन इस तरह कैपिटल G m1 m2 और इसको ऊपर लिख लें x r की पावर -3 i प्लस y r की पावर -3 j प्लस z r की पावर -3 k। तो लिहाजा आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे x r की पावर 9। अभी तो पहले वो पुट करना है हमने, सॉरी अभी हमने पहले, हाँ, पार्शल ओवर पार्शल x, पार्शल ओवर पार्शल y, पार्शल ओवर पार्शल z। हाँ जी, अब इसको पुट करें जी। इसको कैपिटल G इसको बाहर ले लें, m1 m2 इसको बाहर ले लें और इसको करें जी आप x r की पावर -3 और आगे y r की पावर -3 और z r की पावर -3 जी। अब इसे ओपन करें, कैपिटल G m1 m2 ये बाहर आ जाएगा। हाँ जी, आई लिखवाएं जी साथ साथ मुझे, पार्शल ओवर पार्शल x y r की पावर -3। नो, गलत हो गया सॉरी। हाँ जी, दोबारा लिखवाएं ये और ये। हाँ जी, पार्शल ओवर पार्शल y z r की पावर -3 माइनस पार्शल ओवर पार्शल z y r की पावर -3। ये आई कंपोनेंट मुकम्मल हो गया। माइनस j जी, अब लिखवाएं पार्शल ओवर पार्शल x, हाँ जी, z r की पावर -3 माइनस ये पार्शल ओवर पार्शल z और x r की पावर -3। और तीसरा कंपोनेंट k, हाँ जी, पार्शल ओवर पार्शल x y r की पावर -3 और माइनस पार्शल ओवर पार्शल y x r की पावर -3। ठीक है, और ये ब्रैकेट
अच्छा जी, अब क्या है कि अब हमने इनके लेने हैं डेरिवेटिव्स। अच्छा, जब पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ले रहे होंगे तो z क्या होगा? कांस्टेंट। इसको बाहर ही समझे कि ये बाहर ही आएगी, सिर्फ r का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो r का डेरिवेटिव यानी अब हम इसको देखें कि r हमारे पास क्या है, r की मैग्नीट्यूड किसे हम कह रहे हैं कि r की मैग्नीट्यूड तो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर 1/2। अच्छा, अब r की पावर माइनस क्या हो जाएगी? r की पावर -3 क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसकी पावर -3/2। चलें, ठीक है। अच्छा, अब इतना पार्ट इसको सॉल्व करें ज़रा, यानी पार्शल ओवर पार्शल y, z में बाहर लिख रहा हूँ, और r की पावर -3, हाँ जी, 3/2। नहीं मैं क्या, हाँ यहाँ तो यही आएगा ना, यहाँ यही आएगा जी। अब इसका लेते हैं जी, हाँ जी, z बाहर आ जाएगा तो ये -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू द पावर -3/2 -1, ठीक है, और इंटू इसका अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं y, तो ये आ जाएगा 2y, ठीक है। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचा z -3y, और ये रिलेशन ये -5/2 आ जाएगा। इसको आगे चलते हैं। तो अच्छा, अब हम कहाँ थे? 1 मिनट, इसको एक स्टेप यहाँ हो सकता है और यहाँ कर देता हूँ जी। z पार्शल ओवर पार्शल y r की पावर -3 इज इक्वल टू -3z और y भी, ठीक है, और इनटू अच्छा इसको लिखने r की पावर -5/2, नहीं, अच्छा इसको अभी ऐसे x की फॉर्म में रखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -5/2। इसकी जगह पे r की पावर -5 बचेगा। हाँ जी, r की पावर -5 बचेगा, ठीक है। इसको आगे करते हैं, तो इसकी पावर सिर्फ माइनस बच जाएगी। यानी अब इसको शॉर्टली अगर मैं इसको लिख दूँ कि पार्शल -r ओवर पार्शल y इज़ इक्वल टू -3y r की पावर -5, और z भी था साथ, क्योंकि z भी हम साथ लेके चले थे, ठीक है। तो 3y/z। सिमिलरली आप बाकियों का देख लें तो वहाँ भी सारी क्या चीज़ें आ रही होंगी। मसलन ये विद रिस्पेक्ट टू y लिए, अगर हम इसको लें सिमिलरली पार्शल विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, तो वो आ जाएगा -3x r की पावर -5, ठीक है। और लेकिन अगर इसके साथ क्या चीज़ थी, इसके साथ क्या था, चलिए उसको अभी बाद में कर लें, या इसके साथ क्या था, x के साथ यहाँ पे, या मेरा ख्याल है इसको हम साथ लेके ना अगर चलें, 1 मिनट, ये मेरा ख्याल है इस z को हमने इजाफी लिया हुआ है, सिर्फ इसी को लेके चलें तो हमारे पास आगे आ जाएगा। हाँ जी, ये और पार्शल ओवर -r3 ओवर पार्शल z इज़ इक्वल टू -3z r की पावर -5, ठीक है। तो इनको अगर हम उस
जो मैट्रिक्स हमने बनाया था, अगर इन तमाम वैल्यूज़ को उसमें पुट करें इस वाले में, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि पार्शियल ओवर पार्शियल वाई आर की पावर -3 जेड बाहर लिख लें और ये क्या आ जाएगा, इसको यहीं कर दूँ ऊपर सॉल्व। मुझे मसला हो रहा है इसमें, या आगे फिर दोबारा लिख लूँ इसको, इस रिलेशन को। यहाँ मैं कर देता हूँ, 1 मिनट बस। इसको इक्वेशन नंबर मैं देता हूँ 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू, हाँ जी, कैपिटल जी M1 M2 और हाँ जी, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा जी, आयोटा बाहर z और बाकी पार्शियल ओवर पार्शियल y r की पावर -3, इसकी जगह आ गया था -3y r की पावर -5, ठीक है। और माइनस, हाँ जी, ये पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल, ठीक है। हाँ जी, इसमें अब y आ जाएगा बाहर और विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, तो z में आ जाएगा -3z r की पावर -5। ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब देखें कि ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये वाला टर्म सारी और ये वाली टर्म सारी कैंसिल होगी, हो रही है ना। सिमिलरली जो जे वाला पार्ट है उसमें भी ये दोनों टर्म्स बनती हैं, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। प्लस के वाली टर्म बनती है, वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब सारी कैंसिल आउट होने के नतीजे में हमारे पास जो कर्ल ऑफ एफ बनता है कैपिटल जी M1 M2 इंटू 0 बनता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, इसी तरह आप सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। हमारे पास टाइम है और अभी बस मैं अब पोटेंशियल पे बात करना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल पे और पोटेंशियल एनर्जी पे। सर टाइम कितना है अभी? बस शॉर्ट सा इसका, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड। अच्छा, मैथमेटिकली हमने देखा है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ये 0 होता है, ठीक है। और अभी हमने कंजर्वेशन के लिए देखा है कि जो भी फोर्स होगी अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 होता है। इसका मतलब ये एफ क्या बन रहा है, हाँ जी, एफ जो है वो हमेशा इसलिए बनता है, वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उन फील्ड्स की या उन फोर्सेस की है जो कंजर्वेटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल हमेशा कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ का आता है। इसलिए आप देखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये हमारी कंजर्वेटिव है, तो उसमें पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। अच्छा, कूलम्स लॉ में यानी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंजर्वेटिव है, तो लिहाजा उसका पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, इसी तरह आप स्प्रिंग में देखें तो वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशंस मौजूद होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं?
नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इसमें रेफरेंस पॉइंट बड़ा अहम होता है, रेफरेंस पॉइंट नियर अर्थ या ऑन अर्थ, नज़दीक। दूसरा भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये है माइनस कैपिटल G m कैपिटल M ओवर R, और इसमें रेफरेंस पॉइंट इज़ टेकन एट इन्फिनिटी। ठीक है। और फिर तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। फोर्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 ओवर R। अच्छा, इसी तरह पांचवी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो वो हमेशा वो बराबर होती है हाफ C V स्क्वायर। तो इसमें अगर हम C को एलिमिनेट कर दें तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू Q V। इसमें अगर हम V को एलिमिनेट कर दें तो Q स्क्वायर ओवर 2C। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारी पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स की, कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने 3 एग्जांपल्स देखी थी, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग देखें पोटेंशियल एनर्जीज़ मौजूद हैं, पोटेंशियल्स मौजूद हैं, पोटेंशियल एनर्जीज़ मौजूद हैं। इसलिए कल जब गुलाम फरीद साहब ने बात शुरू की तो उसमें उन्होंने एक बात अहम की थी कि आप पढ़ें कंजर्वेशंस और सिमेट्रीज़ पढ़ें, कि जहाँ भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो जहाँ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है उसके क्रॉसपॉन्डिंग लाजमी तौर पे कंजर्व क्वांटिटी मौजूद होती है, कंजर्व फील्ड मौजूद होती है। और जहाँ पे फिर कंजर्व फील्ड हो, कंजर्व, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ ये निकलती हैं कि उसके क्रॉसपॉन्डिंग लाजमी तौर पे एक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग लाजमी तौर पे पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये चीज़ें फिर इस तरह लिंक होती हैं। सो लास्ट कमेंट्स हैं ये मेरे कि अगर हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है तो लाजमी तौर पे उस कंजर्वेटिव फील्ड के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती होगी, या वो टाइम में सिमेट्री है या वो स्पेस में सिमेट्री है, या वो रोटेशनल सिमेट्री है या ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। और अगर वो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो रिवर्स में आप देखें तो वो लाजमी तौर पे कंजर्व्ड है, और कंजर्व्ड है तो उसकी फिर लाजमी तौर पे उसकी क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे अभी हमने देखा है कि पोटेंशियल लाजमी एग्जिस्ट करेगा, कंजर्व्ड क्वांटिटी के क्रॉसपॉन्ड पोटेंशियल लाजमी एग्जिस्ट करेगा, यानी उसकी पोटेंशियल फिर उस अगेंस्ट आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है तो वो मैकेनिकल सिस्टम है, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एक्सचेंजेस और उनका एज अ होल कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें फिर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का लेक्चर था, इसमें कुछ सवालात हैं तो फिर आप इस पर कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, कोर्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स पे रियाजुद्दीन मेमोरियल 1 में भी एक लेक्चर हो चुका हुआ है, एक पूरा कोर्स हो चुका हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल नहीं थी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि फोकस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहे। तो कल भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो कुछ मैं कल का रीकैप करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। तो लिहाजा क्लासिकल मैकेनिक्स फिज़िक्स में बहुत फंडामेंटल थ्योरी है, जो बहुत सारे हमारे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं और कंपैरेटिवली स्मॉलर स्पीड के साथ मूव करते हैं, उनकी डायनामिक्स को, उनकी मैकेनिक्स को बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करती है। इस हवाले से एक बड़ी सक्सेसफुल थ्योरी है। तो लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं देती,
या पार्शली डेविएट कर जाती है, पार्शली डेविएट कर जाती है। तो लिहाजा हम आज इस स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लिमिटेशंस ले लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। लिमिटेशंस है और फिर कंडीशंस है और कौन सी थ्योरी इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है वो थ्योरी है, और फिर कौन से फिनोमिना है जिनको ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाती है वो थ्योरी, और क्लासिकल मैकेनिक्स उन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसमें सबसे पहली जो सिनेरियो है वो है कि अगर v अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट की, हमारे पार्टिकल की स्पीड अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, उसके कंपेरेबल हो, उसको अप्रोच करे, तो इस केस में हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स जो है वो वैलिड नहीं रहते, बल्कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा फिनोमिना बनता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। अब जितने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सा है, जरा बोलेंगे आप? टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में क्लासिकल रिजल्ट्स वैलिड नहीं रहते। अच्छा, ये वेलोसिटी है, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डील कौन सा फ्रेम करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करता है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड होती है या यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और इसको जो थ्योरी डील करती है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि फ्लैट सर्फेसिस को डील करती है, ठीक है। तो ये कब? 1905 में दी गई थी। तो यहाँ पे जाके हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स जो है वो डेविएट होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज लिमिटेशंस, कंडीशंस, थ्योरी एंड फिनोमेना। तो आगे देखते हैं सेकंड। अब इसमें आप देखें कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में टाइम डायलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेंथ कॉन्टैक्ट कर जाना एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह मास और एनर्जी दोनों बराबर हैं, इसको भी हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जाके हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स लिमिट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सेकंड है इसका कलर कोई और चूज कर लेते हैं जी, है हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स। हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स, तो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स कहाँ कहाँ होती है? कि कौन कौन सा सिनेरियो है हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स का? ब्लैक होल्स हैं, कोर ऑफ द गैलेक्सीज, वाइड ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है। ये हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं। तो लिहाजा जहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल फील्ड्स आ जाएंगी तो वहाँ भी हमारे क्लासिकल रिजल्ट्स वो वैलिड नहीं रहते। और इसको जो थ्योरी डील करती है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये आमतौर पे
कर्व सरफेसेस को डील करती है, ठीक है। और ये जो इसमें उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि एक्सीलरेटेड होती है, और इसमें फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल होता है। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे अभी हमने ब्लैक होल का कहा, ठीक है, वाइड ड्रॉप,